अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो हमारा इस वीक का टारगेट है कि हम टेस्ट सीरीज सेशन जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए हमने स्टार्ट किया है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है इस वीक में हम उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रेलिवेंट चैप्टर है ये, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, क्वांटम नंबर्स और फिर लास्ट में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक आता है। ये कंप्लीट जो चैप्टर है इसमें बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको एमसीक्यूज यहाँ से बहुत अच्छे मिल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आ सकता है। तो हम एक शॉर्ट सी रिवीजन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके जो कॉलेज में ऑलरेडी आपने लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं तो उसकी एक शॉर्ट सी रिवीजन हो जाए, सो डैट कि जब आप चैप्टर की प्रिपरेशन करें सो आपको प्रॉब्लम वहाँ पर फेस ना करनी पड़े। आपकी ईज़ के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज सेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमने हर एक चैप्टर के जो है वो नोट्स ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके ये देख भी सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है हर एक के नोट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। आप सामने क्वेश्चन आंसर्स भी बने हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी जो है उसमें से जनरेट हुए हैं, जो आप जो है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह बाकी चैप्टर्स जो हैं हम करेंगे उनके भी नोट्स ऑलरेडी वैसे अपलोडेड है, तो साथ साथ आपको गाइड भी करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में से। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। जब आपने ये टॉपिक रेडी करना है ना, तो इसको ओवरऑल प्रिपेयर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें से 2-3 चीज़ें हैं जो शॉर्ट के लिए या डेफिनेशन वाइज या एमसीक्यूज वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वो है यहाँ पर स्टार्क्स इफेक्ट एंड ज़ीमैन्स इफेक्ट। जब बोहर का एटॉमिक मॉडल आपने प्रिपेयर किया होगा 9th या 10th में, उसमें आपने कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे, उसमें 20 से भी जो है कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे उसके। जैसे बोहर ने ये एक्सप्लेन किया था कि लाइट जो है जब एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन से तो वो हाई एनर्जी में जंप कर जाता है, और जब वो हाई से लो की तरफ आता है तो रेडिएशंस को एमिट करता है। अब ये जो कंसेप्ट आपने स्टडी किया था उसमें उसने स्पेक्ट्रम के एमिट होने का मतलब लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर दिया था। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जो लाइन स्पेक्ट्रम बोहर ने डिस्कस किया था, जो एमिट होता है एटम में से जब वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो वो फर्दर फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट कर जाता है। एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट कि लाइन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें और वो फर्दर स्प्लिट कर जाए फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, उसे हम कहते हैं स्टार्क्स इफेक्ट और ज़ीमैन्स इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज़ करेंगे और ज़ीमैन्स इफेक्ट कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आपका यहाँ से एक रेडी हो सकता है। इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स में भी ये चीज़ हमने बहुत शॉर्ट सी ही एक्सप्लेन की है, बहुत डिटेल में से नहीं लेकर के, ठीक है। जैसे यहाँ पर एटम जो है उसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ज़ीमैन्स इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट ही इसमें आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये टॉपिक करने के बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाना है, जो क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ये भी टॉपिक जो है आपने टेबल अगर आप रेडी कर लेते हैं, इससे नीचे जो टॉपिक मेंशन है यहाँ पर ये वाला टेबल, तो आपके लिए टेबल भी इनफ होगा, क्योंकि आपको चाहिए इस टॉपिक में डिफरेंस, और डिफरेंस आपका ये टेबल क्लियर कर देगा कि मैस किलोग्राम में अगर है तो वो कितना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मैस 9.11 10⁻31, ये वैल्यूज़ आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेंगी, ये वैल्यूज़ आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगी। तो एक दफ़ा अच्छी तरह ये टेबल आपने रेडी करना है। चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन किया, और 1.60 2 × 10⁻19 कूलम का चार्ज है। फिर इसी तरह पॉजिटिव है अगर प्रोटॉन है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये टेबल रेडी हुआ हुआ है, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से भी आप टेबल देख सकते हैं। जैसे प्रोटॉन जो है उसका मैस आपको गिवन है 1.672 × 10⁻27, ठीक है। उसका चार्ज 1.602 × 10⁻19, रिलेटिव मैस 1, ठीक है, AMU, और रिलेटिव चार्ज +1। इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन का मैस जो है वो बिल्कुल स्लाइटली सा ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर 1.672 है तो हम इसको 1.675 कर देंगे,
थोड़ा सा न्यूट्रॉन हैवी होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं होता। अच्छा, न्यूट्रॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास प्रोटॉन के तकरीबन इक्वल ही होता है, थोड़ा सा हैवी है लेकिन उसके रिलेटिव मास को हम 1 ही कंसिडर करेंगे, और जो चार्ज है उसका ज़ीरो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट कितने टाइम्स, 1836 टाइम्स जो होता है। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन का जो मास है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, और कितने टाइम ज़्यादा होता है, 1836 टाइम्स। एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बन सकता है टॉपिक यहाँ पर। अच्छा, यहाँ तक अगर आप टेबल रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक इनफ हो जाएगा। इसमें से और ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में आप नहीं करते तब भी डजेंट मैटर, बाकी बहुत सारा कंटेंट इसमें रेडी है। और अगर आप कोई भी एक पॉइंट भी लूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप एमसीक्यूज रेडी कर सकते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी इसी में आ जाएंगी टेबल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम बेसिकली ये चीज़ देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्स को कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्जाम्स के रेलिवेंट कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट सी रिवीजन इसकी कर लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, इसी में प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है, और हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी हैं। क्लियर। जब हम इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक सिंपली कैपेसिटर हो सकता है जिसमें एक एंड पॉजिटिव होता है, एक प्लेट नेगेटिव होती है। जब ये इसमें से पास करता है तो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं चीज़ें पॉजिटिव की तरफ, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं नेगेटिव की तरफ, और कुछ स्टेट मूव करती हैं। अब यहाँ से क्या कैसे पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कौन नेगेटिव की तरफ जाएगा, और कौन स्टेट मूव करेगा, वो इनकी चार्ज की बेस पर है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमें ये पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रॉन उस पर है आता है नेगेटिव चार्ज, तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब रह जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो लेफ्ट और राइट मूव करने के भी, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जाने के बजाय बिल्कुल सीधा ट्रैवल करेगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोटॉन स्ट्रेट मूव करेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन स्ट्रेट मूव करेंगे, प्रोटॉन टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आ जाती है, वहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट, ये एमसीक्यूज में लिखा आ जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कि जब यहाँ से प्रोटॉन गुजरेगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, अलोंग द फील्ड मूव करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट एमसीक्यूज में अगर आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही टॉपिक है, वही चीज़ है, बस वर्ड्स जो है, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यूज़ हो जाती हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आपने अपने टॉपिक जो आपने प्रिपेयर किया है उस पर अपने कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने ठीक प्रिपेयर किया है, बस कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके माइंड से होनी चाहिए। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बहुत इजी सा 9th-10th में आप रीड किया होगा। तो अगर प्रोटॉन्स की बात करें, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और इसी तरह उसका आप फार्मूला याद कर लेना है, एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली अलग से भी लिख देता हूँ कि अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जिसको जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होता है प्रोटॉन्स के, और वही इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करने से आता है। अगर हम आयंस की बात करेंगे तो बाकी न्यूट्रॉन वाला पॉइंट तो सेम वैलिड रहेगा, लेकिन प्रोटॉन वाला जो पॉइंट है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो अगला इसका सेल्फ असेसमेंट भी है वो भी इसी की बेस पर आती है, ठीक है। तो एटम और आयंस में ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ से कुछ डेफिनेशंस, असल क्वेश्चन जो इसमें से आ जाता है वो ये है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीशीज़। ये आपको कुछ स्पीशीज़ दी गई हैं, इनके आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड नहीं करेंगे, हम प्रोटॉन भी निकालेंगे, हम न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट करेंगे, हम उसके इलेक्ट्रॉन्स भी लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम, एक मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ, एक कैटाइन की और एक एनाइन की कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर होता है 24। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर इज 32। अब हम यहाँ पर इसके प्रोटॉन्स लिखते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स, जैसे ये 12 है तो ये 16 है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होने तो 12 चाहिए थे और इसमें इलेक्ट्रॉन 16 होने चाहिए थे, लेकिन जो ऊपर चार्ज आ रहा है वो इसको चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर +2 का चार्ज है तो यहाँ से हम -2 करेंगे, क्योंकि कैटाइन बनता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इसमें -2 का चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो एनाइन है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। तो इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे। बाकी न्यूट्रॉन्स की बात है, न्यूट्रॉन्स जो है वो माइनस करने से आता है, 24 माइनस 12 आ जाएगा आंसर 12। इधर भी न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, 32 माइनस 16 आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरह ये अटैम्प्ट करनी है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी ये चीज़ें देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशंस है, एटॉमिक नंबर इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रल एटम्स में जो पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी सिंबल के साथ। एटॉमिक मास की डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट 2.1, ठीक है। और इसके दोनों पार्ट्स आपके यहाँ पर सॉल्व है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ये सब कुछ भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसमें से बहुत सी चीज़ें ड्राइव हो सकती हैं। अब एटॉमिक साइज ऑलरेडी आपने 9th में ये टॉपिक किया हुआ है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर लेट से आउटर मोस्ट सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेकर न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ये अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एटम्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीलेट करते रहते हैं, मोशन फिक्स नहीं रहती, इस वजह से अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर लें तो जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक साइज के इक्वल होगा। अब फिर इसके अपने ट्रेंड्स किए होंगे, 9th-10th में भी किए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दोबारा से आ जाते हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जितना ज़्यादा आप इजी करके समझेंगे उतना इजीली आपको बाकी कोई स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना ये है कि चेंजेस क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम लिथियम की बात करते हैं, इस पर एटॉमिक नंबर, लिथियम से हम जा रहे हैं नेक्स्ट ब्रिलियम की तरफ, ठीक है। और इसी तरह टॉप टू बॉटम की बात करें तो लिथियम से हम नेक्स्ट जाएंगे सोडियम की तरफ, ठीक है। तो हमें यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज होता है +3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी तरह ब्रिलियम की बात करें तो ब्रिलियम में +4, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट इज टॉप टू बॉटम जाते हैं। फिर आएगा हमारे पास सोडियम +11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 10, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, टोटल 10 हो जाएंगे, 8 आ गए, एक रह गया, एक बिल्कुल लास्ट वाले शेल में मूव कर जाएगा। अच्छा, अब ये जो +11 है ना न्यूक्लियस इसका, जिस पे हमने +1, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस होता है। इसी तरह यहाँ से लेकर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, इधर से लेकर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक। अब हमने ये देखना है कि ट्रेंड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो चेंजेस क्या आएंगी और टॉप टू बॉटम जाते हुए चेंजेस क्या आएंगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं +3 से +4 की तरफ तो चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, और टॉप टू बॉटम जाते हैं। पहले टॉप टू बॉटम करते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। कैसे, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएँ
तो हमें नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते नज़र आ रहे हैं। पहले एक दो शेल्स हैं, अब यहाँ पर है 1 2 3, 3 शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं टॉप टू बॉटम? इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, शेल्स इंक्रीज हो गए। अब अगला पॉइंट क्या है? शेल्स इंक्रीज करने के बाद इनर इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 10 है। इनर इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज कर गया। जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से रिपल्जन इंक्रीज करती है, और जब रिपल्जन इंक्रीज करती है तो रिपल्जन की वजह से डिस्टेंस इंक्रीज करता है, और डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज कर जाता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है? शेल कांस्टेंट 2 हैं, 2 ही रहेंगे। इनर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 ही रहेंगे। इसके बाद लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, +3 से +4 में हुआ। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और अट्रैक्शन की वजह से डिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इस सब चीज़ों की वजह से फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज जाते हुए इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है, वो है नोबल गैसेस के अंदर। ठीक है, वैसे सोडियम से लेफ्ट की आगे जाएं, मैग्नीशियम की तरफ जाएं, तो मैग्नीशियम का साइज़ कम होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज करता है। फिर मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह नीचे आना चाहिए था क्लोरीन तक। लेकिन क्लोरीन के बाद आर्गॉन का साइज़ और कम होना चाहिए था, वो कम होने की बजाय वो सोडियम से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो कम होने की बजाय सोडियम से भी हाई हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है, और उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होती है। जब इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है तो उससे क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होने की वजह से इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इंक्रीज करेगी, और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होगा? इसका एबनॉर्मली इंक्रीज करेगा। यहाँ पर एक्सेप्शन एक आएगी, बाकी नॉर्मली केसेस चलेंगे। नेक्स्ट इज कैटाइंस और आयनिक रेडियस पर आते हैं। आयनिक रेडियस का भी ट्रेंड सेम ही रहेगा। अगर कैटाइंस है तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज ही करेगा। एनाइंस है तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर हम कैटाइन के साइज को कंपेयर करते हैं एनाइंस के साइज के साथ, ठीक है, या पेरेंट एटम के साइज के साथ, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ वेरिएशन नज़र आएंगी। जैसे कैटाइन का जो साइज़ है वो हमेशा कम होता है पेरेंट एटम से जिससे वो बना है कैटाइन, और उसका साइज़ हमेशा कम होता है एनाइंस के साइज से। ये एक्सप्लेन करना है अपने ट्रेंड। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दूसरा आपका उसी का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। लेट्स से हमारे पास है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेम इसी तरह सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेट्स से इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और लूज़ करने की वजह से फर्स्ट शेल में हमारे पास आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +1। चार्ज इस पर आ गया है +1। ठीक है, अब होगा क्या? पहले 2 शेल्स थे, अब हो गए हैं 1 शेल, तो शेल कम हो गए। शेल कम होने की वजह से साइज भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। शेल कम हुए हैं, साइज कम हो गया है। ठीक है, जब साइज कम होगा तो इसका मतलब कैटाइंस का साइज कम है, पेरेंट एटम का साइज ज़्यादा है, यही केस बनता है। तो रीज़न क्या है? रीज़न क्या है वो आपकी बुक में भी मेंशन है यहाँ पर, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन क्या हो जाती है? डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन भी कम हो जाएगी। अब यही चीज़ अगर एनाइंस के केस के लिए आ जाती है तो वो स्मॉलर की बजाय क्या हो जाएंगे? लार्जर।
parent atom due to decrease in the size of in the effective nuclear charge and increase in electron repulsion in the valence shell due to removal of electron। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। कैटाइन का साइज हमेशा ज़्यादा किया होता है एनाइन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो इसमें से बन सकते थे। क्वांटम नंबर्स पे आ जाते हैं। क्वांटम नंबर्स की थ्योरी आपने ऑलरेडी की भी होगी। क्वांटम नंबर के बारे में अगर आपको पता हो, जैसे कि क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कि एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन है तो वो किधर एग्जिस्ट करेगा, किस शेल में, किस सब शेल में, किस स्टेट में, किस ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, क्वांटम नंबर से मिलती है। अब क्वांटम नंबर से अब टॉपिक आपने रेडी करना है तो इसमें आपने मेजर के कुछ से 4 से 5 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। जैसे पहले तो डेफिनेशन मोस्टली आएगी, क्वांटम नंबर्स सेट ऑफ 4 numerals that can be used to design the presence of an electron in an atom, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वगैरह आपने यहाँ से एक प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आते हैं तो ये अलग से शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग आया तो 2 या 3 क्वांटम नंबर्स मिल के भी आ सकते हैं, ठीक है। ये 4 के 4 भी आ सकते हैं। क्वांटम नंबर्स में से आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, रिप्रेजेंट एन से करते हैं। बताता क्या आपको, शेल्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, के में है, एल में है, एम में है, एन में है, ठीक है। और उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये भी बताता है। तो एन के साथ रिप्रेजेंट करता है, शेल्स के बारे में बताता है। एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी और डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। शेल्स है कौन से, के, एल, एम और एन शेल है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको रिप्रेजेंट करके देता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एल के साथ। अब शेल में से अगर आप और फर्दर जाएं तो सब शेल आपको मिलते हैं, ठीक है। शेल अगर एन के साथ है तो आगे उसके अंदर जो सब शेल्स हैं जैसे एस, पी, डी, एफ, ये सारे सब शेल्स हैं। और सब शेल्स क्या होते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल के साथ होता है तो वो इक्वल होता है n-1 अप टू सो ऑन 0, ठीक है। n-1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 0 तक जाता है, ठीक है। अब एल की वैल्यू अगर 0 है तो वो एस सब शेल है, एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल है, एल की वैल्यू 2 है तो डी है, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब शेल। सब शेल्स के बारे में। फिर एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आते हैं। पी में कितने आते हैं, 6 आते हैं। डी में कितने आते हैं, 10 आते हैं। एफ में कितने आते हैं, 14 आते हैं, ठीक है। फिर इसका फार्मूला भी होता है 2 × 2l+1, ठीक है। 2 × 2l+1 ये फार्मूला भी है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 से 5 पॉइंट्स आपने निकालने हैं। इसी तरह 4 से 5 पॉइंट्स आपने इसके रेडी करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम शेल्स को, जो सब शेल उसके अंदर है, उन सब शेल्स को अगर हम फर्दर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो स्प्लिट कर जाते हैं इनटू फर्दर ऑर्बिटल्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस और जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एक सब शेल जो है वो स्प्लिट होता हुआ नजर आता है इनटू मल्टीपल्स ऑर्बिटल्स। जैसे एस है तो एस तो स्प्लिट नहीं होता, एस की एम की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 ही रहती है। लेकिन पी जो है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट करता है, +1, 0, -1, जिसको आप पी एक्स, पी वाई एंड पी जी कहते हैं, ठीक है। तो 3 ये पॉइंट हो गए। एक तो आपने बता दिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस के क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दी, पी के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दी। इस तरह डी की बताएंगे तो वो +2 से लेकर -2 है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, m = 0 अप टू सो ऑन +-l तक ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर d के सबशेल्स भी आपने याद करने हैं। क्या है, dxy, dyz, dxc, dx² - y² dc²। ये जो टॉपिक है ये आपका रेडी हो जाएगा जब आप अगले टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 5 पॉइंट्स आपने यहाँ से बिठा लिए। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्टेट्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसे +1/2 वैल्यू देंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसे -1/2 वैल्यू देंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। साथ इसमें इसका सिंबल एस आपने साथ
प्लस मतलब एस जो है इसका सिंबल है वो साथ आप लिखेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर फर्स्ट टाइम गॉडस्मिथ जो है 1928 में जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सेल्फ रोटेटरी मोशन इसे कहा गया। तो दो टाइप्स की हैं, या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जो टॉपिक अभी हम करने लगे हैं नेक्स्ट, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला, इसको अगर आप देखें तो इस ये जो है मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड आप चीज़ कर सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन का कोई है 2p(Z), लास्ट ऑर्बिटल इसका 2p(Z) है, और इसके ऊपर एक इस तरह की लाइन आप लगाते हैं। जो ये शुरू में नंबर लिखा हुआ होता है, ये होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू, पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो p साथ लिखा हुआ है ये उसके सब शेल के बारे में बताएगा, l क्वांटम नंबर। ये जो z है ये बताएगा उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर z के बारे में बता देगा कि pz है, मतलब ये वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो ऊपर आपका सिंबल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई हुई है, ठीक है, ये आपको बताएगा स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि आइदर वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको एस क्वांटम नंबर बता देगा। तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होते हैं एक्चुअली वो 4 क्वांटम नंबर्स को यूज़ करके लिख रहे होते हैं। तो इस तरह आप उसमें से क्वांटम नंबर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। क्वांटम नंबर्स से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन हो सकता है, जैसे आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, शेल के बारे में बताया जाता है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, वो आपको या नंबर बताया जाता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फिर आप क्या करते हैं, उनके क्वांटम नंबर लिखना शुरू करते हैं। एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 3, 2, 1, 0 होगी। एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। इसकी वैल्यू क्या होगी, +2, +1, 0, -1, -2। ठीक है, इसकी वैल्यू +1, 0, -1 और इसमें 0। तो आपने क्या करना है, अगर 3l की वैल्यू और n की वैल्यू जो होगी उससे एक कम करते करते 0 तक ले आना है, फिर +3 से लेकर -3 तक लेके जाना है, +2 से लेकर -2 तक, +1 से लेकर -1 तक। और अगर आपको आती है n की वैल्यू 3 तो फिर आपने यहाँ से शुरू करना है, n की वैल्यू 2 आती है फिर आपने यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताएं कि क्वांटम नंबर क्या होगा इसका, कि n की वैल्यू अगर 4 है, 3 है, तो उनके पॉसिबल क्वांटम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक आपका फॉर्मेटिव में है तो वो इंक्लूड नहीं है, हम इसे स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स क्या है कि आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उनमें से कौन कौन से रूल्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहला ऑबो प्रिंसिपल। 9th क्लास में भी जो आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो ऑबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। उसमें एनर्जी को देखा जाता है सब शेल्स की। ठीक है, कि 1s पहले आ रहा है, फिर 2s आता है, फिर 2p की एनर्जी और ज़्यादा है, फिर 3s की एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी लेवल की बेस पर इससे आप लिखते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल में सबसे पहले 1s आ रहा है, फिर 2s आ रहा है, फिर 2p आ रहा है, फिर 3s आ रहा है, फिर 3p आ रहा है, फिर 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, इस तरह आगे ये कंटिन्यूस चलता जाता है। एटलीस्ट आपको 3d तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपने रेडी कर लेना है। नेक्स्ट इज इन विच ऑर्बिटल ऑफ द एटम द 11th इलेक्ट्रॉन विल बी कन्फिगर्ड। 11th इलेक्ट्रॉन की तरह आएगा। सोडियम कि अगर हम लेट से 11th इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू करते हैं तो 1s2 होगा, फिर 2s2 आएगा, फिर 2p6 आएगा, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा 3s1, तो आपके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। प्लेस दीस ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अब ये ऑर्बिटल्स आपके सामने, इनको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है, 5s, 4p, 4s, 3d। ठीक है, अच्छा अब हम अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने में सबसे पहले आता है, हम यूज़ करेंगे n+l रूल। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमें, 5s दिया हुआ है,
5s के बाद 4p है, 4p के बाद 4s और 3d। इसी के साथ हमारा अगला रूल भी शुरू हो जाएगा, n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है कि आप n और l की वैल्यूज़ को ऐड करें और चेक करें उसका आंसर क्या आता है। जिसका आंसर कम होगा वो पहले फिल होगा, जिसका आंसर ज़्यादा होगा वो बाद में फिल होगा। जैसे हम इनको देखते हैं, n की वैल्यू, ये शुरू में जो नंबर लिखा होता है वो n की वैल्यूज़ होती है, इसकी 4, इसकी भी 4 और इसकी 3। l की वैल्यूज़ हमने क्वांटम नंबर का टॉपिक करते हुए भी यहाँ पर कहीं मेंशन की थी कि अगर s है तो उसका होगा 0, ठीक है, l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, इसी तरह ये टॉपिक्स आएंगे। तो 5 है, s है तो s का 0, p का 1, s का 0, d का 2, इन सबको ऐड कर लें। 5 + 0 4 + 1 5, 4 + 0 4, 5 + 2 5। इसमें सबसे कम है 4s की। अब मसला ये है, चलो ये तो सॉल्व हो गया, सबसे कम इसकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि बाकी सबकी वैल्यू सेम आ गई है। अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर आप देखते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू यहाँ पर है सबसे कम 3d की, तो 3d आएगा। उसके बाद फिर 4 आता है 4p का, तो फिर इसके बाद वैल्यू आएगी 4p की, फिर उसके बाद वैल्यू आएगी 5s की। ये इसका एनर्जी ऑर्डर है। सेम इसी मेथड के थ्रू हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट भी सॉल्व होगी। 5f और 6p 5s, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन। डेफिनेशन आपने रेडी कर लेनी है, ये नोट्स में भी ये डेफिनेशंस वगैरह ऐड की गई हैं। अब वहाँ से भी ये चीज़ें देख, क्वांटम नंबर्स का टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टॉपिक में से मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना वो यहाँ पर साथ मेंशन भी किए हुए क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन रिजाइड द सिंगल ऑर्बिटल। ये मेरे से भी स्किप हो गया कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। जैसे px है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, तो ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह के और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स आप साथ साथ देख भी सकते हैं। यहाँ पर ऑफ प्रिंसिपल में शॉर्ट आपका रेडी करके दिया हुआ है, आपको याद करना एग्जाम्स के रिस्पेक्ट से ईजी रहेगा। कंसेप्ट भी आप जितना ईजी और आसान वर्ड में लिखा होगा वो जल्दी पिकअप हो जाता है। जैसे अलग से रूल्स, प्रिंसिपल, एग्जाम्पल्स बना के लिखी हुई हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह आपके लिए ईजी होगा। पॉली एक्सक्लूजन की भी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल। पॉली एक्सक्लूजन जो है ना वो एक्चुअली रूल है, मेथड नहीं है कोई लिखने का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो, जैसे NB, LB, MB, SB। अगर कोई एक भी क्वांटम नंबर डिफरेंट है, ठीक है, तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जाएगा। वो दो, अगर दो सारे के सारे सेम है तो वो सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। हुन्स रूल क्या कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ऑर्बिटल्स ऐसे तो डी जनरेट ऑर्बिटल है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। अगर जैसे px, py, pz 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी सेम है, तो आप उनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। जब आप अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे और आपके पास pxp है, py भी है, pz भी है, आप px में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, py में 1 डाल देते हैं, तो ये एक रॉन्ग मेथड है। आपने जब भी डी जनरेट ऑर्बिटल्स आए तो वो पहले सिंगल 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 फील्ड होंगे, फिर बाद में डबल करना शुरू करना है। ये एक रूल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेगा। अगर आपने बोर्ड का पेपर देखा हो, लास्ट जो ईयर्स में अभी तक हो चुके हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही क्वेश्चन आ जाता है और हुन्स रूल के अकॉर्डिंगली लिखनी होती है। जैसे मैग्नीस है Mn+2, मैग्नीस का एटॉमिक नंबर है 25। अभी हम Mn+2 की नहीं करते, अभी हम सिंपली जो है ना Mn की लिखते हैं, फिर हम उसमें से Mn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये +2 रेस कर देते हैं। अभी हम सिर्फ मैग्नीस की लिखते हैं। मैग्नीस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, बहुत अटेंटिव होकर आपने ये चीज़ देखनी है। 25 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1s के बाद आता है 2s, इसमें भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल देने हैं। फिर आपको याद होगा कि 2p आता है, लेकिन अब आपने 2p नहीं लिखना, आपने लिखना है 2px।
2p y 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है। वैसे फिल करने का जो मेथड है वो इस तरह नहीं, आपने अलग अलग फिल करना है। जैसे 25 थे ना, 2 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ 25, फिर 3s आता है, 2 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, फिर आएगा 3p एंड 3p, एक x एक y एक z, तो 3s2 था, तो यहाँ पर हो गए थे 12 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर उसके बाद आएगी 4s 19 20, तो 3D अभी भी रहते हैं, 20 हुए, 5 अभी भी रहते हैं, तो आपने 3D अगली वैल्यूज याद करनी है, 3D XY 3D YZ 3D XZ 3D x square minus y square and last one is 3D Z square। 20 तक ये हो गया। अब आगे आएगा 21 22 23 24 और ये 25 हो गया, ठीक है। तो 25 जो है आपके ये कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब 25 जो आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन 25 इलेक्ट्रॉन्स में से अब आपने क्या करने हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो आपने वो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करने हैं, s में से, आउटर मोस्ट में से। तो 4s जो है हमारा आउटर मोस्ट है, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ना कि आपने 3D में से रिमूव करने। ये मिस्टेक मोस्ट कॉमनली बच्चे करते हैं, तो ये इसको आपने ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक आपसे ना हो कि आपने इलेक्ट्रॉन को 4s से रिमूव कर दिया हो, 3D से रिमूव कर दिया हो, रिमूव वो 4s से होगा। अगर अभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, और जैसे अगर ये +3 होता तो फिर आप डी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये तो आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 2 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें जनरल रूल थोड़ा सा वायलेट होता है, चेंज होता है, वो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से है। 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है, बाकी की नॉर्मल मेथड के थ्रू ही आपने करनी है, और वो 2 चीज़ें हैं, कॉपर एंड क्रोमियम, ठीक है। वो 2 चीज़ें क्या है, एक है कॉपर और दूसरे है क्रोमियम। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की लिखेंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने ये लिखी है, तो 2px 2py 2pz, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर देते हैं, टोटल हो गए 10, फिर उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18, फिर उसके बाद आएगा 4s 19 20। हमने बनाने थे 29, तो अभी भी हमें और चाहिए होंगे, 3D XY 3D YZ 3D XZ 3D x square minus y square एंड 3D Z square, ये वैल्यूज हमारे पास थी। अब यहाँ तक तो 20 हो गए, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, नॉर्मल मेथड के तो यहाँ तक आपने अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब इसके अलावा आ जाए, जैसे कॉपर में केस में हमने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। अब वो चेंजेस है क्या, कि डी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो डी में आ रहे हैं हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट उस वक्त स्टेबल होता है जब उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो, हाफ हो या एम्प्टी हो, ठीक है। कंप्लीट है तो स्टेबल है। जैसे डी की बात करें तो डी का कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन से होता है, हाफ 5 इलेक्ट्रॉन से होता है, एम्प्टी 0 इलेक्ट्रॉन से होता है। पी जो है वो कंप्लीट होता है 6 इलेक्ट्रॉन से, हाफ 3 इलेक्ट्रॉन से, एम्प्टी 0 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है।
तो यहाँ पर भी ये केस चलेगा। तो जब डी ऑर्बिटल है उसमें 5 नो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, या पार्शली फील्ड है तो ये स्टेबल नहीं है। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। वो 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? आपने ये 4s में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, और उसको आपने ऐड कर देना है डी के अंदर। अब s जो है उसमें कंप्लीटली फील्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ फील्ड है तो 1 होगा, एम्प्टी होगा तो 0। तो अब s जो है वो हाफ फील्ड हो गया, वो भी स्टेबल है, और d जो है वो कंप्लीटली फील्ड हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपने d को फुल कर देना है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन s में से आएगा उसको फुल करने के लिए। यही चीज़ क्रोमियम के लिए करते हैं। क्रोमियम के लिए अगर हम देखें बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मेथड सब कुछ सेम ही रहेगा, जिस तरह हम पहले कह रहे थे उसी तरह हम लिखेंगे, लेकिन अगेन इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी को फिल करता है, ठीक है, उसकी रीज़न थोड़ी सी डिफरेंट। यहाँ तक 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कंप्लीट हो गए। लेकिन अब ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन होता तो डी हाफ फील्ड हो जाता। तो अब जो डी क्या करेगा, डी यहाँ से निकलेगा एस में से और वो मूव करके चले जाएगा डी जी स्केयर के अंदर। अब ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें स्टेबल होगी, पहले एक चीज़ स्टेबल थी, तो ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव हो गई है, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने करने हैं, बहुत इजी से है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्वेश्चन आ ही जाता है मोस्टली। तो ये सेल्फ असेसमेंट 2.5 ये आपने प्रॉपरली अटैम्प्ट करनी है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस इसके अटैम्प्ट किए गए थे, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह जो है अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है, क्वांटम नंबर्स का टॉपिक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। और उसके बाद उससे पहले बल्कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एग्जैक्टली यहाँ से ही आपने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के नाम याद कर लेने हैं। क्लोवर शेप होती है, डी की, एफ की कॉम्प्लिकेटेड, पी की डम्बल, एस की स्फेरिकल, सॉसेज, इस तरह के आपने नाम याद कर लेने हैं। फ्री रेडिकल्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपने रेडी करना है। फ्री रेडिकल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एटम होते हैं जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 होंगे, 5 होंगे, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ये आउटर मोस्ट ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्लोरीन, CH3, Br, ये सब क्या है, फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जब ये हाईली रिएक्टिव इतने रिएक्टिव है कि अल्केन जो इनर्ट है उसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब चैप्टर नंबर 16 करेंगे उसमें टॉपिक आएगा वाई अल्केन्स आर इनर्ट है लेकिन फिर भी वो हाई रेडिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल चीज़ें भी रेडिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलती जाएगी। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आप एटम को देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट करे, तो इसके ऊपर प्लस का साइन, इसी तरह इसके ऊपर भी प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है यहाँ से। शॉर्ट क्वेश्चन विद जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम का ट्रेंड। हम वापस जाते हैं एटॉमिक साइज के टॉपिक के ऊपर। जब हमने लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का देखा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा था कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, वो निकलना नहीं चाह रहा है। आप ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए
आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, और इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट करके हमने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट का, वो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये पैराग्राफ है जिसमें दो अनॉमलीज़ हैं, दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये है कि हमने अभी डिस्कस किया कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। लेकिन कुछ जगह पर एक्सेप्शन भी आती है। एक्सेप्शन हमारे पास आती है ग्रुप नंबर 3 की, मतलब 3A की ग्रुप नंबर 2A के साथ। अब 2A मतलब हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, और 3A में हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं। अब लेफ़्ट टू राइट जाते हुए होना ये चाहिए था कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, मैग्नीशियम की कम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। एक्चुअली क्या होता है, एल्यूमिनियम की कम होती है, मैग्नीशियम की वैल्यू ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है एटॉमिक नंबर 12 के साथ, एल्यूमिनियम की 13 के साथ। नियॉन तक तो दोनों सेम ही रहेंगे, तो इसके बाद आएगा 3s2। इसी तरह एल्यूमिनियम की भी नियॉन तक सेम रहेगी, उसके बाद आएगी 3s2 3px1। यहाँ पर चेंज आ गया। हमने जब पिछला पॉइंट टॉपिक किया जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल है, हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है। यहाँ पर वैलेंस शेल में देखें एस आ रहा है और एस कम्प्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल है। यहाँ पर जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो p है, और p जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ है। 3 होते स्टेबल होता, हाफ हो जाता, कंप्लीट होता मतलब 6 होते तो स्टेबल होता, तो ये भी अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है ईजिली, थोड़ी सी एनर्जी देंगे अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सही, लेकिन डिफ़िकल्ट होगा ऐसे, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की एनर्जी हाई हो जाती है आयनाइजेशन, और एल्यूमिनियम की कम। एक टॉपिक तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6A, इन दोनों के बीच एक्सेप्शंस हैं, जैसे फास्फोरस और यहाँ पर हमारे पास है सल्फर। फास्फोरस और सल्फर में भी इसी तरह की एक्सेप्शन आपको देखने को मिलती है। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो नियॉन तक आने के बाद 3s2, मतलब नियॉन 1s10 तक आ गया, 12 और 3p3, 10 और 12 एंड 3 15। इसकी लिखें तो नियॉन तक तो एज इट इज़ आएगी, उसके बाद 3s2 3p4। अब इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 वाला हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। 3p4 में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजी होगा, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और 3 हाफ फिल्ड हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है, तो ये ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो एक तो आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है आसानी से सल्फ़र, और फास्फोरस का डिफ़िकल्टी है, इसलिए फास्फोरस की ज़्यादा हो जाती है, सल्फ़र की कम होनी, सल्फ़र की ज़्यादा चाहिए थी, फास्फोरस की कम होनी चाहिए थी। ये एक्सेप्शंस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करने। फैक्टर्स के बारे में आए तो इसके नीचे नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स का। फैक्टर्स में आपने ये 4 फैक्टर्स हैं। जब हमने एटॉमिक साइज को डिस्कस किया तो न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस किया था, इनर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट को किया। अभी टॉपिक हमने स्पिन पेयर रिपल्जन का कर लिया। ये 4 टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, इसको स्किप नहीं करना। ऑलरेडी ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा रीड करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, वो ये आयनाइजेशन एनर्जी से, इंशाल्लाह ये हमारा इस आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, बल्कि 2 क्वेश्चंस हैं, एक और 2 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। अगर आपको कुछ डाटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताएं इसका ग्रुप नंबर क्या है, और डाटा आपको दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जीज़ का, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जीज़ का डाटा आपको दिया गया है और पूछा ये जा रहा है बताएं इसका ग्रुप नंबर क्या है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो है 100, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी थी उसकी 200, तीसरी थी 350, चौथी थी 30,
4300 और फिर उसके बाद 4400। अब पहली वाली कुछ वैल्यूज़ तो नॉर्मली जा रही हैं, लेकिन एक में बहुत बड़ा जंप आ गया, जिसकी वजह से जंप आने की वजह से, बहुत बड़ी वैल्यू में जंप आने की वजह से हम ये कहेंगे कि इसका ग्रुप नंबर इससे पहले तक था। पहला इलेक्ट्रॉन इसने आसानी से लूज़ कर दिया, दूसरा आसानी से लूज़ कर दिया, तीसरा भी कर दिया बहुत कम एनर्जी के साथ। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हुए उसे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करने की वजह से इससे हम ये कहेंगे कि इसकी आयनाइजेशन, इसका ग्रुप नंबर हमारे पास 3A है। जैसे ही हाई एक वैल्यू आ जाएगी ना, उससे पहले तक आपने वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें, एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 3 होता है, तो पहली वैल्यू 580, फिर 1800, फिर 2700, फिर 11,000, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि इसमें ग्रुप नंबर 3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर रहा है। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, वो ज़रा मुश्किल होती है उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। सेकंड एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि पहली वैल्यू सबसे कम है, दूसरी ज़्यादा है, तीसरी और ज़्यादा होगी है, फोर्थ वैल्यू और ज़्यादा होगी है, जैसे 15, फिर 26, फिर 39, फिर 5700, फिर 72, फिर 87, फिर 12,000। वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वैल्यू क्यों इंक्रीज़ कर रही है? वो है ड्यू टू साइंस। जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, यहाँ पर हमने लिथियम की एग्जाम्पल बनाई थी, ये जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो वो जो एनर्जी इसको हमने प्रोवाइड की थी वो थी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, ये तो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गई है, साइज़ कम हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमें पहले से ज़्यादा चाहिए होगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हुए साइज़ और कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज़ कर जाती है। इस रीज़न की वजह से सेकंड हमेशा ज़्यादा होगी, थर्ड और ज़्यादा होगी, फोर्थ और ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो कैटाइन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, पेरेंट एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह एनाइंस जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, जिसका साइज सबसे कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। पिछले साल स्पेक्ट्रोमीट्री का लॉन्ग आया था फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स 2025 के पेपर में। आप हमारी उस पेपर पे जो हमारी डिस्कशन है वो भी आप ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है वीडियो, आप वो भी देख सकते हैं। इसमें जब हमने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को करवा रहे थे सेकंड एनुअल के लिए, तो उसमें हमने जब पास पेपर अटैम्प्ट किया तो उसमें आपको मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री का लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएगा, ठीक है। और ये बहुत ऑर्गेनाइज लॉन्ग है, जैसे प्रॉपर जिसको लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिसमें डेफिनेशंस है, फिर उसका प्रिंसिपल है, फिर उसकी वर्किंग है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक लॉन्ग है, और उसमें से इस वजह से इसको प्रेफर किया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में देने के लिए। मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप आइसोटॉप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी नेचुरल अबंडेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी और बहुत सारी साइंसेस की जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें ये एपरेटस यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशंस वगैरह को और बहुत सारी और एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रिंसिपल इसका 3 मेथड पर है। पहले आप आयनाइज करवाते हैं, मैस को एक्सलरेट करवाते हैं, एनालाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेजेस है ना, ये इसकी बेसिक्स 3 स्टेजेस हैं, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, आयनाइजेशन, मैस एनालिसिस और डिटेक्शन। पहले सैंपल को आयनाइज करेंगे, उसको एक्सलरेट करवाना है, एक्सलरेट करवाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर फिर ये बताता है कि कितने जो है वो उसके ऊपर एटम्स या आइंस जो है आगे फॉल किए हैं, और उसने उसको डिटेक्ट करना है, और इसके बाद उसने एक ग्राफ जनरेट करके देना है। वो ग्राफ क्या है? स्पेक्ट्रोग्राम, मैथ स्पेक्ट्रोग्राम। मैथ स्पेक्ट्रोग्राम में आपको कुछ पीक्स नज़र आएंगी, जैसे ये 2 पीक्स आपको नज़र आ रही हैं। ये बताएगी कि उसकी, ये बताएगी कि उसमें कितने आइसोटॉप्स हैं। जैसे पहली इंफॉर्मेशन आपको ये मिल रही है कि इसमें 2 आइसोटॉप्स हैं, ये क्लोरीन का है और इसके 2 आइसोटॉप्स हैं, क्योंकि इसमें 2 आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं। 3 लाइंस होती तो आइसोटॉप्स उसमें 3 होते। पहले वाले आइसोटॉप की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 75 है, दूसरे वाले की 24 है।
पहले वाले का मैथ्स 35 है, दूसरे वाले का मैथ्स 37 है। ठीक है, तो 35 और 37 दो मैसेज हो गए, दोनों की परसेंटेजेस आपको दी गई हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद इनकी आपने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, 75.76 मल्टीप्लाई बाय इनका मास 35, प्लस करेंगे इसमें से 37 मल्टीप्लाई बाय 24.24। ठीक है, मतलब जो भी उसका परसेंट नेचुरल अबंडेंस है उसको उसके मैथ्स के साथ, नेचुरल अबंडेंस को उसके मैथ्स के साथ डिवाइडेड बाय 100। इन सब को टोटल कर लें। टोटल क्या आएगा इसका, 35.5 AMU। ठीक है, ये वैल्यूज़ है आपकी 35.5 AMU। तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास था। ठीक है, अब ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, ये कंसेप्ट असेसमेंट 2.7 में भी इस तरह का न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। मैग्नीशियम का मास ये सारे आपको दिए गए हैं, वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। मतलब 79 इसका मास है, 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10% इसकी नेचुरल अबंडेंस है 25 के साथ, 11% मैग्नीशियम है इसके साथ, और मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। दो टाइप्स के आपको, दो मेजर जो है वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं, एज अ इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं। अब जो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं किस कंडीशन में, और एज अ इंसुलेटर किस कंडीशन में बिहेव करेंगे, वो है हमारे पास इसका टॉपिक पहला, कि जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ना, वो आपको डिसाइड करके बताती है कि वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। जब हम इसको स्टडी करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी में, तो हम ये कहते हैं कि दो तरह के मेजर बैंड्स हैं। एक है कंडक्शन बैंड जो हाई एनर्जी बैंड है, एक है वैलेंस बैंड और बीच में गैप है जो इसे फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड्स में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो कंडक्शन बैंड में हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अगर ये गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे और वो बनेगा इंसुलेटर। अगर ये गैप कम है, ठीक है, तो उसको अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दें तो वो जंप कर जाएगा। इसको हम कहेंगे सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर्स। और जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर ये दोनों बैंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। ठीक है, अब ये ओवरलैप है तो इस वाले केस में से हम कहेंगे कंडक्टर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, ये हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की फिर आगे टाइप्स आती है, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो इम्प्योर हो, मतलब उसमें ड्रॉपिंग की जाती है, कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। इम्प्योरिटी दो तरह से होती है, या तो आप 3A ग्रुप की ऐड करते हैं इम्प्योरिटी, या 5A ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। दो तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। 3A की अगर ऐड करेंगे तो उससे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर 5A की करेंगे तो उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें कोई डॉपिंग ऐड नहीं की जाती। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपने यहाँ से रेडी करना है, पी टाइप का और एन टाइप का। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप इसे रेडी करेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर होते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी आप बता देंगे। इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं, कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। इस चैप्टर के अल्हम्दुलिल्लाह सारे नोट्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर एक शॉर्ट सी रिवीजन भी आपकी करवाएं, अब जब प्रिपेयर करें तो आप इस चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं अपनी नज़र से। नोट्स आपके साथ अवेलेबल है, हर एक टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको नोट्स में अवेलेबल दिए हैं। मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, सो डैट कि आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाए, आपके एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो आपने ये चैप्टर रेडी करना है, इसका लेक्चर आपने देखना है। कोई चीज़ मिस होगी आपके लेक्चर में से वो इंट्रोड्यूस करवाएं, इंक्लूड करें अपने नोट्स के अंदर, रेडी करें। इंशाल्लाह मंडे को
कि हम इसका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें वेबसाइट से हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी सो डैट कि आप इजीली अपने एग्ज़ाम्स तक, जो मेरी हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज सेशन चल रहा है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। आपकी एवेल्यूएशन होगी, आपको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम्स के में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, सो डैट के आपको क्वेश्चंस फेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप रजिस्टर जल्दी से करवा लें सो डैट कि आपकी टेस्ट सीरीज सेशन कंटिन्यू की जा सके। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।